हेलो नमस्कार मेरे साथियों, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स का अनसॉल्व 2023 सेट 1 कोड है बीएस। बच्चों, मैं आज इस अनसॉल्व के सारे क्वेश्चंस को डिटेल रूप में कराने वाला हूँ। सभी लोग जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, यहाँ पर सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सिल्वर। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है इसमें पूछा गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सिल्वर कितना होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 0 +1 -1 और इंफिनिटी। तो सिल्वर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इंफिनिटी होता है। अगर मान लीजिए इस बार गोल्ड का आ जाए तो गोल्ड का बच्चों होता है 6.9। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल बच्चों के होता है और ये परमिटिविटीज का रेशियो होता है और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो होता है। समझे नहीं समझे? ये जो एप्सिलॉन है इसको हम किसकी परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम में कोई सब्सटेंस भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे सिल्वर लिया गया एंड यहाँ पर ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों है यहाँ पर कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस बच्चों जो दिया गया है C दिया गया है, वो कितना दिया गया है? 15 माइक्रोफैराड दिया गया है और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, उससे कनेक्ट किया गया है। और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना दिया गया? 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा गया बच्चों। कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो आपको याद होना चाहिए, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है इसको जो XC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मेजरमेंट होता है वो ओम में होता है। किसमें होता है बच्चों? ओम में होता है। और XC जो होता है वो होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा जो होता है यहाँ पर, ओमेगा क्या है आप बता सकते हैं? आप एंगुलर वेलोसिटी होती है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये होता है 2πf और ये होगा C है ना बच्चों। और यहाँ पर अगर हम देखें 1/2 पाई किलो बच्चों कितनी होगी? यहाँ पर पाई किलो होगी 3.14 होगी बच्चों, 3.14 होगी और F कितना होगा? 50 होगा। और यहाँ पर C की वैल्यू कितनी है? 15 माइक्रोफैरड। अगर हम देखेंगे माइक्रोफैरड को फैरड में बदलेंगे तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁶ होती है, 6 होती है। बच्चों जब ये सॉल्व किया जाएगा बच्चों तो कितना आएगा? ये जब बच्चों सॉल्व किया जाएगा, इतना पूरा सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा 4710। कितना आएगा बच्चों? 4710 और 4710 इंटू 10⁻⁶ और ये बच्चों जब सॉल्व करोगे तो आएगा 212 ओम। कितना आएगा बच्चों? 212 ओम। तो इस तरह से बच्चों हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये बेटा हमने कैलकुलेशन पहले से ही कर लिया है, क्योंकि अब ये मत समझिए कि सर यहाँ क्योंकि हमें कम समय में बताना रहा था तो तैयारी नहीं करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि हम तुरंत सब चीजें बता देंगे, है कि नहीं? हम भी इंसान ही हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया और ये 212 ओम आएगा। तो हमारे ऑप्शंस दिए गए थे, तो हमारे ऑप्शन दिए गए 220 ओम दिया गया है और एक ऑप्शन दिया गया है 215 ओम दिया गया है, एक ऑप्शन दिया गया 212 ओम दिया गया है और एक ऑप्शन बच्चों दिया गया है 204 ओम। तो यहाँ पर 212 ओम बच्चों सही होगा। तो ये मत समझिए कि हमें यार चीज रेडी है। देखो भाई, हम प्रैक्टिस तो करना पड़ता है भाई, कोई भी चीज पढ़ के पढ़ाओ लेकिन सही पढ़ाओ, है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बात समझ में आई होगी। एक बार देख लीजिए सभी लोग, फिर मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास PDF सिस्टम तो नहीं है। मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें प्रोवाइड करूँ। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक इक्वेशन बच्चों दी गई है जो C है। एक इक्वेशन दी गई 4n1h1 बराबर 2He4 प्लस यहाँ पर जो बीटा पार्टिकल निकल रहा हुआ है 2 - 1 बीटा 0 प्लस Q का मतलब होता है कुछ एनर्जी होगी। बच्चों ये बता रहा है कि कौन सी मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लियर फिजन, दूसरा है बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन और बेटा तीसरा ऑप्शन दिया गया है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। नन ऑफ दीज। बच्चों यहाँ पर ये न्यूक्लियर क्या होगा? फ्यूजन होगा। क्यों होगा न्यूक्लियर फ्यूजन? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है बेटा? ये प्रोटियम है। ये क्या है बच्चों? प्रोटियम। तो क्या होता है 1H1 और 1H2 और 1H3,
ये बेटा क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटियम के 4 जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। तो फ्यूजन में बच्चों होता क्या है कि न्यूक्लियाई का मिलना होता है, और जब स्मॉल न्यूक्लियाई मिलते हैं तो एक बिग न्यूक्लियाई बनाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोटियम के स्मॉल न्यूक्लियाई मिले और हीलियम का एक बिग न्यूक्लियाई बनकर तैयार हो गया। तो अगर बच्चों आप देख रहे हो कि अगर स्मॉल न्यूक्लियाई के मिलने से बिग न्यूक्लियाई बनता है तो वो फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन में जुड़ना होता है। और अगर एक बड़ा न्यूक्लियाई छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूट रहा होता है तो न्यूक्लियर फिजन होता है, याद रखिएगा बच्चों। और आपको पता है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल निकलते हैं और उससे क्या होता है बच्चों, वहां पर होता क्या है, वहां पर उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में चेंज हो जाता है। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से हम करते हैं, हम आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर पूछा गया है कि इसमें कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। अगर हम देखें बेटा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पॉजिट्रॉन। क्या दिया गया है बच्चों, पॉजिट्रॉन। अगला दिया गया है बच्चों इलेक्ट्रॉन। ये सब पॉजिट्रॉन के बारे में आप सुने होंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन। और बेटा थर्ड है अल्फा पार्टिकल, और यहां पर एक दिया गया है न्यूट्रिनो। तो यहां पर बच्चों का देखा जाए तो अल्फा पार्टिकल एक हमारा फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो आपने पढ़ा होगा, ये सब हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बच्चों। अगर मैं पॉजिट्रॉन की बात करता हूं बेटा, जब यहाँ पर गामा फोटॉन बच्चों ब्रेक होता है, गामा फोटॉन एक एनर्जी होती है, जब बच्चों एक ब्रेक होता है बच्चों तो क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का निर्माण करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में अंतर क्या होता है कि दोनों के मास सेम होते हैं, बस चार्ज डिफरेंट होता है बच्चों। क्योंकि यहीं पर एक चीज हमको समझ आती है, जब गामा फोटॉन में जो टूटता है तो यहाँ पर ये गामा फोटॉन एज ए एनर्जी होती है, और एनर्जी जब टूटती है तो हमने कहा था मास में कन्वर्ट होती है। क्योंकि आपने मास एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों पढ़ा होगा, तो मास एनर्जी कंजर्वेशन में आपको एक चीज बताई गई होगी कि एनर्जी को हम मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये चीजें सभी को समझ आती हैं, लेकिन एनर्जी से हम मास कैसे कन्वर्ट करते हैं तो ये चीजें हमें न्यूक्लियर रिएक्शंस में देखने को मिलती हैं। जहां पर न्यूक्लियर फिनोमिनाज होती हैं वहां पर हमें एनर्जी से मास कन्वर्जन मिलता है। तो उम्मीद करते बच्चों ये चीज आपको भी समझ आ गई होगी कि गामा फोटॉन के टूटने से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट होते हैं। तो गामा फोटॉन जो ऑलरेडी क्या होता है बेटा, क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो अगर इतना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव मिला दो तो जीरो चार्ज बनेगा कि नहीं बनेगा, तो न्यूट्रल चीज बनाएगा नहीं बनाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी समझ आ गई। देखो मैंने एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा भी नॉलेज मिल रहा है। तो अगर आप मेरा इस चैनल को देखेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। मैं इस चक्कर में नहीं हूं कि मेरे व्यूज बढ़ें, मेरे लाइक्स बढ़ें, लेकिन जो भी बच्चे देखें उन्हें पूरा चीज मिले। भले ही मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बोर्ड नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं स्पीकिंग के जरिए, मैं अपनी मेहनत के जरिए आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। क्लियर है बात बच्चों? बेटा जो अगला क्वेश्चन है, एक है यहाँ पर कि एक LCR सर्किट बच्चों दिया गया है। क्या दिया गया है, LCR। ये L है और यहाँ पर C है और ये रेजिस्टेंस है। ये बच्चों क्या हुई है, ये एक सीरीज में जुड़ी हुई है और इसमें क्या हुआ गया है, एक यहाँ पर अल्टरनेटिंग सोर्स जुड़ा हुआ है, करंट यहाँ से जा रही है और इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों N है। और यहाँ पर हमने कहा था ये L हो गया, ये C हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, R हो गया। बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर इसकी जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है NR वो दी गई है। तो कह रहा है कि जो करंट है बच्चों वो वोल्टेज से कब पीछे रहेगी, लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड का मतलब क्या है, वोल्टेज से पीछे रहेगी। ये कब होगा बच्चों, ये याद रखिएगा। करंट तभी क्या होती है बच्चों, ये करंट जो होती है बच्चों, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी करंट की जो N है और रेजोनेटिव फ्रीक्वेंसी NR से किया गया। तो करंट जब क्या होगी, लैग बिहाइंड करेगी जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी बच्चों रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से। तो ये उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये बातें सभी को समझ में आ रही होंगी कि जो यहाँ पर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी बच्चों तो यहाँ पर वोल्टेज से करंट हमारी लैग बिहाइंड कर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। ये बच्चों सब हम प्रूव आपको कराएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, कभी एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कराएंगे हम, उसमें आपको हम करा सकते हैं। तो बच्चों इसको प्रूव करने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अगर LCR सर्किट है और इसमें कह दिया गया, क्या कह दिया गया कि बच्चों जो करंट होगी वो वोल्टेज से लैग बिहाइंड कब होगी, तो क्या होगा यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा
वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस बच्चों क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और ये जो होता है ओमेगा सी होता है बच्चों, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा के मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर एल ग्रेटर देन 1/c होगा। अगर हम ओमेगा स्क्वायर, अगर एल को इधर भेज दें, एल को इधर भेज दें तो ये क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन 1/LC। अगर हम रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1/√LC आएगा, √LC आएगा। और आपको पता है ये बच्चों क्या है ओमेगा, ये होगा 2πn, क्योंकि 2πf को हो चाहे 2πn को हो, अपान √LC। यहाँ पर 2π मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा तो n ग्रेटर देन 1/2π√LC। और ये क्या होती है बच्चों, ये होती है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होती है बच्चों, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया। तो n इज ग्रेटर देन nr। यहां से उम्मीद करते हैं आपको ये भी चीज समझ में आगे होगी, इसको हमने प्रूव कर दिया बच्चों। तो यहाँ पर एलसीआर सर्किट में जो करंट होगी वो लाइन करंट तभी होगी जब उसकी फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। उम्मीद करते हैं ये किसके केस में होगा, वोल्टेज के केस में होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो करंट होगी वोल्टेज से लैग बिहाइंड कर जाएगी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब हम आते हैं बच्चों सेक्शन बी पर। किस पर आते हैं बच्चों, सेक्शन बी पर आते हैं। और ये हमारे जो क्वेश्चन लाई करेंगे बच्चों, ये कितने मार्क्स के होंगे, ये उम्मीद करते हैं 2 मार्क्स के होंगे, है ना बच्चों। यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया गया है, लेकिन ये हम सेक्शन बी पे आते हैं बच्चों, सेक्शन बी। तो यहाँ पर हमारे इसमें इंक खत्म हो गई है हमारे मार्कर में। सेक्शन बी पे बच्चों आते हैं। पहला क्वेश्चन कहेगा राइट एनी टू मेन फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम जो वेव्स होती हैं वो वैक्यूम्स में चलती हैं, सीधी सी बात है। बहुत से फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के बच्चों जो सिंबल होता है दैट इज λ0 होता है ना बच्चों। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, जब बच्चों आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। जब बच्चों आपको पता है सनलाइट किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पर गिरती है तो वहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इमिट होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर सीधी सीधी बात ये समझ आती है कि कोई भी जब लाइट उस पर इंसिडेंट होगी, सनलाइट जब उस पर इंसिडेंट होगी तो उस सनलाइट की एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सकते हैं। तो आप कह सकते हो दैट इज द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ सनलाइट बाय व्हिच इट इज एबल टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव सरफेस इज कॉल्ड threshold wavelength, that is represented by symbol λ0 and its formula is C/μ0 and यहाँ पर μ0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों मैं इंक डाल के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा μ0 है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बच्चों अगला है क्वेश्चन यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला बच्चों हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को बेटा हम λ0 से रिप्रेजेंट करते हैं, λ0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C/μ0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और λ0 क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। क्या होती है बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। देखिए बच्चों जैसे हम मैं पढ़ा रहा हूँ, अब अनसॉल्व लेकर के मैं ऐसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसे मिलाकर पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए हमारे पास बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आगे कैपेबल हो जाऊँ बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को बनाने में, तो और अच्छा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा साथ दीजिए, मैं भी आपका साथ दूंगा। यहाँ पर ये जरूरत नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कमाई के लिए बहुत ज़्यादा वो, लेकिन मैं अपने छात्रों को कुछ देना चाहता हूँ। मेरी भी एक ख्वाहिश होती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, जब इंसान संसार में जन्म लेता है वो फेमस होना चाहता है, उसको चाहता है कि मुझे इंसान जाने अच्छाई में या बुराई। तो मैं अच्छाई में अपने आप की पहचान बनाना चाहता हूँ, उसमें सभी का साथ अपेक्षित है। बच्चों बेटा अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक बच्चों एक यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है बच्चों, यहाँ पर जो बी का पार्ट है उसका सी पार्ट है,
तो एक यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, और बच्चों को पता है कॉन्वेक्स लेंस किसी न किसी ग्लास का बना होगा। किसका बना होगा? ग्लास का बना होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया गया है, और यहाँ पर एक लिक्विड में डिप किया गया है, लिक्विड में डिप किया गया है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो कह रहा है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, इसका नेचर क्या हो जाएगा, इसका नेचर क्या हो जाएगा, और इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ये कोई हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो और कॉन्वेक्स लेंस का कुछ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया हो, अगर वो किसी लिक्विड में डिप किया जाए, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा, तो हमारा जो लेंस होगा वो प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा, यानी प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। और ये प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा, या प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसकी जो फोकल लेंथ होगी, यहाँ पर जो इसकी फोकल लेंथ होगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, अगर कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है और उसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो ऐसे लिक्विड में डिप कराया गया, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कॉन्वेक्स लेंस से सेम है, तो बच्चों क्या होगा? वो प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा। और अगर वो तो प्लेन मिरर हो या प्लेन ग्लास हो, उसकी फोकल लेंथ बच्चों क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी हो जाएगी फोकल लेंथ बच्चों, क्या हुई? इन्फिनिटी। अब मान लो कि अगर जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों किसी लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाए, इस कंडीशन में जो फोकल लेंथ होगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, और इसका नेचर भी बदल जाएगा, और नेचर जो होगा वो कॉनकेव लेंस की तरह हो जाएगा। किसकी तरह हो जाएगा? जो कॉनकेव लेंस की तरह हो जाएगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो है, अगर उसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है और ऐसे लिक्विड में मिलाया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके सेम है बच्चों, सेम है, तो वो क्या होगा? प्लेन ग्लास की तरह काम करेगा, और उसकी फोकल लेंथ बच्चों इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो गया, तो वो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, और वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा हेजिटेशन तो है, चीजें अच्छी होंगी, धीरे धीरे बेहतर होंगी। मैं उम्मीद करूंगा कि मैं चीजों को बेहतर करूं, आपका सहयोग चाहिए। राइट द गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको पक्का पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। वैसे मान लेते थे कोई भी बेटा एक चार्ज रखा गया और कोई एक सरफेस है इस चार्ज को इनक्लोज कर रही है। अब आपको पता है कि जब चार्ज रखोगे तो यहाँ पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्या निकलेंगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो यहाँ पर जो गॉस है, ये गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गॉस थ्योरम दी थी। क्या दी थी? जो गॉसेस थ्योरम दी थी, और यानी कि गॉसेस लॉ को दिया। तो वहां पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर उन्होंने जो गॉस लॉ है बच्चों, ये बच्चों किस पर है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर डिफाइन किया गया। किस पर डिफाइन किया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिफाइन किया गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एक सरफेस होनी चाहिए जो उस चार्ज को क्या करे? इनक्लोज करे। मान लेते हैं चार्ज है और एक कोई सरफेस है जो इस चार्ज को क्या कर रही है? इनक्लोज कर रही है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है बच्चों, वो क्या है? उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज द 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी वो सरफेस जितने चार्ज को इनक्लोज करती है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही कहलाता है बच्चों गॉस लॉ। और बच्चों इसका दूसरा फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरफेस है बच्चों वो क्लोज की ली गई है। तो यहाँ पर कोई सरफेस है, इसका मान लेते हैं जो एरिया है बच्चों ऐसा है, तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेशन प्रोसेस पाएंगे तो यहाँ पर स्मॉल कंपोनेंट हम ds ले लेते हैं, तो बच्चों हो जाएगा E डॉट ds, और ये भी एक वेक्टर होगा, और E डॉट ds। अगर यहाँ पर देखेंगे इसको अगर और ज्यादा ओपन करें तो ये होगा E s cos थीटा, और यहाँ पर ये सरफेस के ds के रूप में क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना बच्चों। यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं आप, या आप ऐसे लिख सकते हैं E s cos थीटा, है ना बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये टोटल हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर हम स्मॉल कंपोनेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, और अगर यहाँ पर हम टोटल एरिया ले रहे हैं तो सीधे सीधे cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या ले रहे हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। और जब आप ds का बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो E होगा, E वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो तो वैरी करेगी नहीं। यहाँ पर एरिया को हम क्या कर रहे हैं? छोटे से बड़ा कर रहे हैं, तो जो सीधे एरिया का हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन होगा, तो एरिया का ds का होगा s,
और यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सही फार्मूला, या तो ये अप्लाई करो या तो ये अप्लाई करो। क्लियर हुई बात? तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला बच्चों क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस 7n4 इन कूलम। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा ऑप्शन है? सेक्शन बी का बच्चों है यहाँ पर एक ऑप्शन। यहाँ पर 7 नाइट्रोजन 14 दिया गया है और ये कह रहा है कि न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होगा। आपको न्यूक्लियस पर चार्ज निकालना है, तो आपको उसमें आना होना चाहिए कि यहाँ पर देखें न्यूक्लियस में क्या होता है। न्यूक्लियस में बच्चों क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, प्रोटॉन पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर आपको चार्ज निकालना है तो Q बराबर n ही कर दो, Q बराबर n ही कर दो। Q बराबर n कितना है? यहाँ पर 7 है और यहाँ पर E जो वैल्यू है 1.6 10 to 19 होता है, 16 सदी 112 है ना बच्चों। तो यानी 1.2 11.2 19 और ये पॉइंट को आगे बढ़ाओगे तो Q बराबर आएगा 1.112 10 की पावर माइनस 18 गुना। इतना जो चार्ज होगा वो इसके न्यूक्लियस पर लाई करेगा। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। बच्चों अगला जो क्वेश्चन है, डिफाइन 1 हेनरी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सभी को पता है सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है 1 हेनरी। तो आप सभी लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। सभी के लिए होमवर्क है बच्चों, आप लोग पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता है, बस हम ये क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं। आप करिएगा कि 1 हेनरी किसकी यूनिट है? तो हेनरी बच्चों इंडक्टेंस की यूनिट है और इसको बच्चों आप क्या करिएगा? पढ़िएगा। अब बच्चों हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी पे बच्चों क्वेश्चन आ रहा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी जो बच्चों एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दी गई है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बच्चों। और यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है बच्चों। कैसा पाथ है बच्चों? सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया गया है उसकी जो इंटेंसिटी दी गई है, V दी गई है, दैट इज 9 × 10⁻15 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आपको इस सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालना है, यानी सर्कुलर पाथ की कोई रेडियस होगी, इसको आपको निकालना है। इसलिए बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर √2mk अपान QB। ये बच्चों फार्मूला होता है रेडियस निकालने के लिए जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है ऑन अ सर्कुलर पाथ। अब यहाँ पर m क्या होगा? m होगा me की तरह ना काम करेगा। तो आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10 की पावर 31 किलोग्राम। अगर बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q होता है 1.6 10 की पावर 19 कूलम और यहाँ पर K जो होगा वो दिया गया है कितना? 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप? 45 × 1.6 10 की पावर -19 जूल। तो ये वैल्यू आप इस फार्मूले में रख देंगे और आपको इसकी रेडियस पता हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आता होगा। आप लोग ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैंने आपकी हेल्प कर दी है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी सर्कुलर ट्रैक में जब मूव करेगा बच्चों तो उसकी रेडियस निकालने का फार्मूला बच्चों क्या होता है? √2mE/QB होगा, है ना बच्चों। यहाँ पे me का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यू विल फाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली, है ना बच्चों। जो देखो ऐसा नहीं कि मैंने हर चीज़ें सही बताई, एक थोड़ी गलतियाँ हो सकती है, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, है ना बच्चों, क्योंकि मैं बहुत दिन से आउट ऑफ टच था इंटरमीडिएट क्लासेस से और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं जानना चाहता कि मुझे इंटर आता, मैं भी कुछ प्रिपरेशंस कुछ स्टार्टिंग करना चाहता हूँ अपने फ्यूचर की, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि मेरा नॉलेज बरकरार रहे और सभी लोगों का एक सहयोग चाहता हूँ। अगर कोई एरर है तो आप जरूर बताएं, मुझे फ़ोन करके मुझे कॉल करके बताएं और मैं उसे इम्प्रूव करूँगा बच्चों, है ना, और आगे आपको बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों। फिर अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अ पार्टिकुलर मास m एंड चार्ज q ट्रावर्स डिस्टेंस, ट्रेवल्स होगा यहाँ पर, है ना, traverse distance d from the rest in uniform electric field E. Prove that the velocity attained by the particle is। यहाँ पर बच्चों सेक्शन C का B पार्ट है बच्चों, ये सेक्शन B का A पार्ट था। अब यहाँ पर सेक्शन B का बच्चों, सेक्शन C का बच्चों B पार्ट है। सेक्शन B का क्या है? बेटा सेक्शन C का B पार्ट है। एक पार्टिकल है जिसका मास m दिया गया है, इसका मास बच्चों क्या दिया गया? m दिया गया है और उस पर चार्ज बच्चों q दिया गया है। ट्रावर्स डिस्टेंस कितनी है बच्चों? यहाँ पर d है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितना है? यहाँ पर E है ना बच्चों। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसकी वेलोसिटी बच्चों ये प्रूफ पूछ रहा है कि
इसकी वेलोसिटी प्रूव करो कि इसकी वेलोसिटी जो होगी 2qEd/m होगी। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कोई पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसके बाद जो एनर्जी होगी वो 12mv² होगी। अब ये जो एनर्जी होगी बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड से मिलेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा, है ना। तो ये W के बराबर होगी, और W का जो फॉर्मूला होता है, W का फॉर्मूला क्या होता है, वो बच्चों क्या होता है, W बराबर होता है QV। क्या होता है बच्चों, QV कैपिटल बनाओगे यहाँ पर, QV होगा, है ना बच्चों। और आपको पता है V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, A इंटू डी होता है, A इंटू डी होता है। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये समझ में आते समझ आ रहे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस जो होती है। तो यहाँ पर आकर देखेंगे 12mv² बराबर यहाँ पर, तो यहाँ पर Q होगा, और इसकी वैल्यू देखो, V की वैल्यू हमने ईडी निकाली तो QV होगा, तो 12mv², और यहाँ पर V की वैल्यू बच्चों क्या होगी, ED होगी। अब बच्चों आपको वेलोसिटी निकालना, तो यहाँ पर 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो mv² बराबर 2qEd, और यहाँ पर m मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो v² बराबर 2qEd/m। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो v बराबर √2qEd/m। तो ये बच्चों वेलोसिटी होगी जो इस पार्टिकल के द्वारा अटेन की जाएगी। तो ये देखो बच्चों प्रूफ कितना इजीली हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों आते हैं, अगर आप ये समझ जाएं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, किस चैप्टर से बिलोंग करता है, ये पहचाना सीख जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन्हें अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए तरीका यही है बच्चों कि आप आंसर लीजिए और बुक लीजिए, आप उस क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन किस चैप्टर से आया है, फिर आप उस क्वेश्चन को उस चैप्टर के तहत तैयार करिए, फिर और भी चीजें आप उससे आपको तैयारी मिल हो जाती है। बच्चों आप ये मत समझिए कि आंसर के सेलेक्टेड क्वेश्चन हमें पढ़ना है। आंसर में क्वेश्चन पढ़ाने का सिर्फ यही तरीका होता है, यही मतलब होता है कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और कहाँ से आते हैं। यही पहचानना तुमको करा जाएगा तो तुम अच्छे नंबर पाओगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज 9 when it is adjusted for parallel rays, then distance between eye lens and objective lens is 20. Define the focal length of both the lenses. आपको यहाँ पर दोनों लेंस की फोकल लेंथ को निकालना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये आपको प्रूफ समझ आ गया, तो इसको इरेज करेंगे बच्चों, हाथ से ही इरेज करेंगे। मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। बच्चों यहाँ पर जो सी पार्ट है, यहाँ पर टेलीस्कोप की बात की गई बच्चों, टेलीस्कोप की बात की गई है। बच्चों जब टेलीस्कोप पैरेलल रेज के लिए एडजस्ट किया जाता है, उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो FO/FE होती है, और FO/FE इज मैग्नीफाइंग पावर। और यहाँ पर FO/FE इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर दी गई है वो 9 दी गई है, तो यहाँ से 9 हो जाएगा बच्चों। तो FO जो होगा वो 9FE हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों कहा गया कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई लेंस है, यानी आई और ऑब्जेक्टिव के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी लेंस की बीच डिस्टेंस जो है, यानी कि FO+FE जो दिया गया है वो 20 दिया गया, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब यहाँ पर FO की जगह क्या रखेंगे, FE रखेंगे, तो यानी 9FE हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 9FE + FE बराबर 20, तो यहाँ से बच्चों आएगा 10FE, और 10FE बराबर 20, तो FE के लिए कितनी आएगी 2, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ बच्चों 2 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से आपको रिलेशन मिला था, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ बच्चों 9FE आई, तो यहाँ से FO कितनी वैल्यू होगी 9 × 2, है ना बच्चों, क्योंकि 9FE है, तो यहाँ पर रख सकते हैं 9 × 2, तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारी ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी 18 सेंटीमीटर, और आई लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं ये भी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, What are the mean by ohmic and non-ohmic resistance? Draw graph between voltage current for non-ohmic circuit and define dynamic resistance. अब सभी को पता है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस कब होगा। डायनेमिक रेजिस्टेंस वहां पे होता है जहां पर जो कह सकते हो रेजिस्टेंस बार बार वेरी करे, और रेजिस्टेंस बार बार वही वेरी करेगा जहां पर नॉन ओमिक सर्किट होंगे। ऐसे सर्किट्स होंगे जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए हमने जब आपको ओम्स लॉ मैंने समझाया था, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ बाय ग्राफ मेथड समझाया, तो वहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि ओम्स ने क्या किया था कि वहां पर उसकी फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट कर दिया था, इसीलिए ताकि उसका रेजिस्टेंस वेरी ना करे। अगर रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है तो वहां पर डायनेमिक रेजिस्टेंस लाई करेगा और वो नॉन ओमिक सर्किट में होगा। बच्चों यहाँ पर बचता है सेक्शन डी। सेक्शन डी पे बच्चों मैं आपको कल वाली वीडियो दूंगा, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस का वीडियो होगा और ये इसमें आ नहीं पाएगा क्योंकि स्टोरेज है मोबाइल का कम, इसलिए आपको मिलते हैं कल। धन्यवाद।